सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 9 भारतीय कैलेंडर। अब इसका परिचय इस प्रकार है। इस पाठ में बच्चों को भारतीय कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें संवत का परिचय, हिंदी महीनों के नाम तथा उनका बोलचाल का रूप, पक्ष, हिंदी तिथियां आदि का ज्ञान दिया गया है। ठीक है बच्चों, और इसको हम और अच्छे से जानते हैं इस पाठ के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की प्रगति के साथ साथ समय का मूल्य भी बढ़ता गया। जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा, तब उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि उसका हिसाब रखे। इसके लिए उसने समय की गणना हेतु तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर का निर्माण किया। अलग अलग देशों और अलग अलग जातियों ने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के कैलेंडर का निर्माण किया। अधिकांश कैलेंडर प्रकृति पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित है। अब बच्चों, जो मनुष्य की प्रगति के साथ साथ जो समय का मूल्य है वह भी क्या हो गया है, बढ़ता गया है। और जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा है तो क्या किया बच्चों, उसने उसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उसका हिसाब भी रखे, क्योंकि वह बहुत आवश्यक है, इसलिए उसका हिसाब रखना बहुत ही जरूरी भी है। इसीलिए उसने जो है समय की गणना करना जो शुरू कर दिया था। अब इसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों ने, अलग अलग जातियों ने क्या किया, अपने अलग अलग जो है कैलेंडर बनाए हैं। जो अधिकांश कैलेंडर है बच्चों, वो प्रकृति पर, विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित होते हैं। जो भी अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के कैलेंडर हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से यह निर्धारित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में 29.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन और सूर्य परिभ्रमण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक मास अधिक माना जाता है। इस प्रकार 3 वर्ष के पश्चात चौथा वर्ष 13 महीने का होता है। अंतर दूर करने के लिए दी गई इस व्यवस्था से ऋतु चक्र भी सरल हो जाता है। मतलब बच्चों, जो भारतीय ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से यह निर्धारित किया है कि जो दिन और रात कैसे होते हैं, साल में महीने के दिन कैसे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में साढ़े 29 दिन अर्थात वर्ष में बच्चों 354 दिन, और सूर्य जब परिभ्रमण करता है तो वर्ष में 365 दिन होते हैं। और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाला जो समय है, इस अंतर को क्या कहते हैं, इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में क्या है, एक मास अधिक हो जाता है, मतलब एक महीना ज्यादा हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष भी बोलते हैं बच्चों। अब तीन वर्ष के बाद चौथा वर्ष 13 महीने का होता है। हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस तरीके से उस साल 13वां महीना भी होता है। फिर उसका कैसे हम लोग यहाँ समझते हैं, अंतर दूर करने के लिए इस व्यवस्था से ऋतु चक्र भी हम जान पाते हैं। उसमें कैसा है, जैसे कि भारतीय कैलेंडर को पंचांग अथवा पत्रा भी कहा जाता है। पंचांग का अर्थ है 5 अंग। पंचांग का क्या अर्थ है बच्चों, 5 अंग। ये 5 अंग है संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार अथवा दिन। ये कौन कौन से 5 पक्ष है बच्चों, जिसे हमने जाना कि 5 है, संवत हो गया, मास हो गया, पक्ष हो गया, तिथि हो गया, वार अथवा दिन। ठीक है, अब देखते हैं संवत किस प्रकार अपना जो रोल है वो यहाँ पर निभाता है, उसकी भूमिका कैसी है। तो संवत ऋतुओं के एक पूरे चक्र को संवत या संवत्सर कहते हैं। भारत में अनेक संवत प्रचलित है। संवतों का प्रचलन किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष के स्वर्गवास से संबंध रहा है। मतलब बच्चों, जो संवत है वो किससे संबंधित रहा है, हमेशा किसी ऐतिहासिक घटना से या तो किसी महापुरुष के स्वर्गवास से। मतलब जब उनकी अंत्येष्टि हो जाती है, उसके बाद जो घटना, जो यादगार घटना होती है, उससे ये मुख्यतः जुड़े होते हैं। काल को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, अतः संवत भी कालानुसार प्रचलित हुए हैं। सतयुग में ब्राह्मण संवत, त्रेता युग में वामन संवत, परशुराम और राम संवत,
द्वापर युग में युधिष्ठिर संवत और कलयुग में विक्रम संवत प्रचलित हुए हैं, जिससे बच्चों हमें यह जान पा रहे हैं कि जो संवत है वो कालानुसार प्रचलित होता है। और इसमें क्या है, इस युग में जो हमने पढ़ा मुख्यतः ब्राह्मण संवत, त्रेता युग में वामन संयुग, परशुराम और राम संवत, द्वापर युग में जो युधिष्ठिर संवत है और कलयुग में विक्रम संवत है। ऐसा माना जाता है कि वराह मिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिन से विक्रम संवत आरंभ किया। विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में यह कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास से भी आरंभ होता है। मतलब ये कहा जाता है कि बच्चों जो वराह मिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराया था, अब ये कब शुरू होता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है, और लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में यह कार्तिक मास और कहीं कहीं आषाढ़ मास से भी आरंभ होता है। अलग अलग जगहों पर बच्चों अलग अलग समय काल से यह प्रारंभ होता है। विक्रम संवत के अतिरिक्त 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक या शालिवाहन संवत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब विक्रम संवत के अतिरिक्त एक और संवत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है शालिवाहन संवत। ठीक है, भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। सन 1957 से प्रचलित शासकीय संशोधन पंचांग भी शक संवत के अनुसार ही है। अब जो ये संवत है उनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। और 1957 में बच्चों प्रचलित शासकीय संशोधन जो पंचांग है वो अभी क्या है, शक संवत के अनुसार ही बनाया गया है। विक्रम संवत में 57 वर्ष कम करके ईस्वी सन में से 78 वर्ष कम करके शक संवत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करके ईस्वी सन में से 78 वर्ष कम करके हम शक संवत को जो है जान सकते हैं। ईस्वी में सन 580 वर्ष कम करने पर इस्लाम के हिजरी संवत की तिथि ज्ञात की जा सकती है। कितने वर्ष कम करने पर बच्चों? 580 वर्ष कम करने पर क्या ज्ञात किया जा सकता है? जो हिजरी संवत है इस्लाम का, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मास कैसे होते हैं? जो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिलता है। छंदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। हिंदू महीनों के नाम भी नक्षत्रों पर ही आधारित है। जो ऋग्वेद है बच्चों वो क्या है, हमारा सबसे बहुत ही ज्यादा पुराना ग्रंथ माना जाता है, और उसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है बच्चों? उसमें 12 मास का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक मास में 30 दिन होने का उल्लेख मिलता है। अब छंदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का भी उल्लेख मिलता है। हिंदू महीनों के नाम जो है वो कुछ इस प्रकार है, उनका वर्णन मिलता है। देखो बच्चों, वह 12 मासों के नाम इस प्रकार हैं: संस्कृत रूप, बोलचाल का रूप और अंग्रेजी माह। तो शुरू करते हैं। चैत, मार्च और अप्रैल, वैशाख, बैसाख, अप्रैल या मई, जेठ, मई जून, जो कहां तक चलता है बच्चों? मई से जून तक चलता है। आषाढ़, जून जुलाई तक चलता है। सावन, जुलाई अगस्त तक चलता है। भाद्रपद, भादो, जो अगस्त सितंबर तक चलता है। अश्विन, कुंवार, जो कि सितंबर अक्टूबर तक चलता है। कार्तिक, अक्टूबर और नवंबर तक चलता है। मार्गशीर्ष, अगहन, जो कि नवंबर और दिसंबर तक चलता है। पौष यानी पूस, दिसंबर और जनवरी तक चलता है। माह, जनवरी फरवरी तक चलता है। और फागुन यानी फरवरी और मार्च तक चलता है। ठीक है बच्चों, अब पक्ष शुरू होता है। प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। मतलब बच्चों हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो एक पक्ष है वो कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। जो 15 दिन की जो अवधि होती है बच्चों दिनों की, उसे पक्ष बोलते हैं, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे ह्रास होता है।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो प्रकार के पक्ष है, जिसमें जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो चंद्रमा है बच्चों, उसका बहुत ही धीरे धीरे ह्रास होता है, मतलब धीरे धीरे जो चंद्रमा है वो घटता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा पूरी तरीके से हमारे आंखों के सामने से गायब हो जाता है, मतलब नहीं दिखता है। अमावस की रात को घना अंधकार होता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, अपना पूरा आकार लेने लगता है, तो उस पक्ष को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा ऐसे बढ़ते बढ़ते आकार बढ़ाते बढ़ाते जब वह पूर्ण आकार में आता है तो वो क्या दिन हो जाता है, वो उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उस दिन जो चांद है, चंद्रमा है, वह अपने पूरे आकार में आ चुका होता है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रकाशमान होता है। सामान्य बोलचाल में कृष्ण पक्ष को बदी और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, बच्चों इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम कृष्ण पक्ष इसलिए पड़ा क्योंकि संस्कृत में कृष्ण को काला रंग बोलते हैं, कृष्ण वर्ण काला रंग होता है। अब कृष्ण पक्ष है मतलब जब वो अंधेरे की ओर जा रहा है तो उसे कृष्ण पक्ष बोला गया है। ठीक है बच्चों, और कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों? बदी बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। अब तिथि कुछ इस प्रकार है जो संस्कृत में बोलचाल का रूप है और संस्कृत और बोलचाल का रूप है, जिसमें शुरू होता है पूर्णिमा जिसको पूर्णो कहते हैं, प्रतिपदा जिसको पड़वा कहते हैं, द्वितीया जिसको दोज कहते हैं, अष्टमी जिसको आठे कहते हैं, नवमी जिसको नौमी कहते हैं, दशमी जिसको दशमी कहते हैं। आगे देखिए, तृतीया जिसको तीज कहते हैं, चतुर्थी जिसको चौथ कहते हैं, पंचमी जिसको पंचमी कहते हैं, षष्ठी जिसको छठ कहते हैं, सप्तमी जिसको साते कहते हैं, एकादशी एकादशी कहते हैं जिसे, द्वादशी जिसे द्वादशी कहते हैं, त्रयोदशी जिसे त्रयोसी कहते हैं, चतुर्दशी जिसे चौदस कहते हैं, अमावस्या जिसे मावस कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इनको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे वार या 7 वार या दिनों के नाम इस प्रकार है। अब बच्चों आप समझ पाए होंगे जो 7 वार होते हैं यानी उन वारों को क्या बोलते हैं? हम दिन बोलते हैं। 7 वार यानी 7 दिन, और उनका वर्णन भी इस प्रकार है। रविवार यानी इतवार, सोमवार, मंगलवार या भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का संबंध ऋतुओं और मौसम से रहा है। किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किस फसल के लिए कौन सी ऋतु अच्छी है, बीज कब बोना चाहिए, वर्षा कब होगी, फसल पकने के लिए कितनी धूप चाहिए आदि। इसके साथ ही भारत एक धर्म प्रधान देश भी है। वैदिक युगों में यज्ञों का विशेष महत्व रहा है। समय विशेष पर विशेष यज्ञ होते हैं, अतः वर्ष कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, कौन सी ऋतु कब प्रारंभ होगी, यह जानना अत्यावश्यक था। कृषि, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ऋतुओं का विशेष महत्व रहा है। यह भारत की ही विशेषता है कि यहाँ प्रति 2 मास बाद ही ऋतु बदल जाती है। यहाँ कुल 6 ऋतुएं होती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। मतलब बच्चों जो हमारा जो भारतवर्ष है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, और वहां पर ऋतुओं का और मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, बहुत ही असर डालता है। फसल के लिए यहाँ पर ज्ञात है इस देश में कि फसल के लिए कौन सी ऋतु उपयोगी है, कौन सी ऋतु अच्छी है फसल के लिए। हर 2 महीने में क्या होता है भारत में, क्या बच्चों, ऋतुएं जो है वह बदल जाती हैं। ऋतुएं में मुख्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं भारत में? 6 ऋतुएं होती हैं। और इसके साथ ही बच्चों जो भारत है वह क्या है, वह हमारा एक धर्म प्रधान देश भी है। वैदिक गुणों यज्ञों का यहाँ पर विशेष प्रावधान रहता है। बहुत लोग इससे धार्मिक तरीके से जुड़े रहते हैं, और विशेष यहाँ पर समय समय पर विशेष यज्ञ भी होते हैं। अतः इनको सब पता रहता है कि वर्ष कब आरंभ होगा, कब उसका अंत होगा, और कब ऋतु प्रारंभ होगी, कब ऋतु जो है वह खत्म होगी। तो और उन कुछ मुख्य ऋतुओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। हिंदी मास ऋतु, अंग्रेजी मास, चैत्र वैशाख वसंत ऋतु बोलते हैं, और वो कब तक होती है बच्चों? मार्च और मई तक। ज्येष्ठ आषाढ़
ग्रीष्म और गर्मी बोलते हैं, मई और जुलाई तक होती है। श्रावण भाद्रपद वर्षा और पावस बोलते हैं इस ऋतु को, और होती कब तक है? जुलाई और सितंबर तक। अश्विन कार्तिक शरद सितंबर नवंबर। मार्गशीर्ष पौष हेमंत नवंबर और जनवरी। माघ फाल्गुन शिशिर जनवरी और मार्च। शिशिर किसको बोलते हैं बच्चों? ठंडी यानी कि विंटर्स, सर्दी को बोलते हैं यहाँ पर शिशिर। तो बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा है तरह तरह की ऋतुओं के बारे में, पक्ष के बारे में, दिनों के बारे में, ऋतुओं के बारे में, मास के बारे में, इन सभी के बारे में हमने वैदिक काल से जो भारत में चली आ रही प्रथा है उसके बारे में इन सब के साथ जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों इस कक्षा में बस इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।